वर्तमान को नमन। मित्रों, देश निर्माताओं की कड़ी में हम आज एक महापुरुष से बात करेंगे जो अपने जीवन के संघर्षों के बारे में उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को शुरुआत किया और कहाँ तक लेके आए, आज किस मकाम पे हैं। हम जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि हम लोग देश के जो गुरुजी लोग हैं, जो हमारे देश की नींव को मजबूत करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उन लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम आए हुए हैं एक इसी कड़ी में एक महापुरुष हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके विचारों के बारे में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सर आपका परिचय क्या है? मैं विनोद प्रकाश वर्मा, प्रधानाचार्य नेशनल इंटर कॉलेज हरैया। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का हरैया तहसील रहने वाला हूँ। हरैया तहसील से पश्चिम 25 किलोमीटर के बाद मेरा गांव है, परशुरामपुर के पास पड़ेरी कुंवर। मैं ग्रामीण प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपनी शिक्षा दीक्षा अपने ग्रामीण क्षेत्र में किया। उसके बाद साकेत महाविद्यालय से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यहीं से मैं पीसीएस प्री परीक्षा क्वालिफाई किया। उसके बाद अगले शुरुआत मेरी जो है सिविल सर्विसेज के लिए होती है इलाहाबाद से। तो सर, ये जो साकेत महाविद्यालय आपने बताया, ये अयोध्या की बात कर रहे हैं? अयोध्या में साकेत महाविद्यालय? अयोध्या में ही है। ओके। हाँ, पहले इसको फैजाबाद के रूप में जानते थे। ओके, हाँ, इसका लोकेशन अयोध्या में ही है। हाँ, ठीक। तो ये जो अब आपने शुरुआत किया, अपनी लाइफ की शुरुआत आपने किया, वहाँ पे आपने जैसा बताया तैयारी शुरू किया आपने आईएएस या पीसीएस के लिए। तो उस टाइम पे ये कौन से, मतलब किस ईयर की बात है? ये 91 की। 91 की। हाँ। तो उस टाइम पे 91 में आपके सामने तैयारी करते समय क्या क्या चैलेंजेज आपको मिले या क्या क्या आपकी समस्याएं रही उस टाइम पे? कुछ रुकावटें आपको जो सामाजिक तौर पे मिली, कि समाज की तरफ से कुछ रुकावटें रही, परिवार की तरफ से कोई इस तरीके कोई बंधन आपको, मतलब लगा कि कोई बंधन आपको रोक रखा या रोका किसी ने? मेरे पास सामाजिक या पारिवारिक बंधन कोई नहीं था। आर्थिक चुनौतियां कुछ थीं, ओके। उसका मैंने सामना किया। और उस दौरान मैंने एहसास किया कि अगर हमको जो है अच्छी सुविधाएं प्राप्त करनी हैं तो अच्छे लोगों से संपर्क होना चाहिए और वहाँ किसी भी प्रकार का आर्थिक अभाव सामने ना आए। क्योंकि तो उस टाइम पे कुछ आर्थिक समस्याएं आपके सामने थीं? नहीं, आर्थिक समस्याएं ये थी कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई, दो लोग घर पे रहते थे। आर्थिक स्रोत एकमात्र था खेती। और खेती में चूंकि जो भी आमदनी होती है वो सीजनल होती है और कंपटीशन लाइफ में कंटिन्यूटी जरूरी है कि कभी भी जो भी समस्याएं आपके सामने आए उसका समाधान किया जा सके। ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे सामने आई। ठीक। तो फिर वहाँ से आपने जैसे साकेत से जब आपने प्री की तैयारी की, प्री क्वालिफाई भी किया आपने जी। और उसके बाद आगे की यात्रा कैसी रही आपकी? 92 प्री में क्वालिफाई किया यहाँ से। यहाँ से मैं गया इलाहाबाद। इलाहाबाद में जब मैं रहना शुरू किया तो चूंकि वहाँ कमरे भी काफ़ी महंगे थे, उसको भी हमको देखना था और स्टेशनरी जिसकी जो है नितांत आवश्यकता होती है कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए, उसके लिए भी अच्छी कोचिंगें वो भी ज़रूरी होती है। तो उस समय जो है हमारे सामने दिक्कत ये थी कि जब हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि जो सिविल सर्विसेज से जुड़ा हो। ओके। तो चूंकि जानकारी थी नहीं और जानकारी ना होने के कारण हमने इस बात को महसूस किया कि अगर मेरे परिवार में कोई ऐसा होता या रिलेशन में कोई ऐसा होता जो सिविल सर्विसेज में पहले से होता तो मुझको पहली तो ये जानकारी होती कि मुझको कब से तैयारी करनी है। इंटर के बाद ही अगर हम लक्ष्य अपना
निर्धारित कर लिए होते कि मुझको सिविल में जाना है तो संभवतः परिणाम कुछ और होता। हमको जो है इतना टाइम न लगता प्री क्वालिफाई करने में, ना आगे हमारे लिए दिक्कत थी। हमको जो है अपने टॉपिक पे एक किताब से नहीं कई किताबों को लेकर के पहले उसमें चुनना पड़ा कि कौन सी किताब अच्छी है। ओके। और वही समस्या जो किसी ऐसे घराने बच्चा होता है जिसके घराने में सिविल सर्विसेज में हो, उनके बच्चों के सामने नहीं आती है, क्योंकि वो जो है उनको पता होता है कि किस राइटर की कौन सी किताब ले लिया जाए जिससे हमारी जो तैयारी कंप्लीट हो सके। ओके। ये जानकारी ना होने के कारण हमको पहली बात तो ज़्यादा समय देना पड़ा वहाँ। पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता था ना जानकारी के कारण। तो जानकारी का अभाव कह सकते हैं कि जानकारी के अभाव में आपका ज़्यादा टाइम उसमें ख़राब हुआ। अगर कोई पहले से आपके सलाह देने वाला कोई घर में होता या उस पोस्ट पे कोई होता या कोई तैयारी किया होता तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प उससे मिल सकती थी। जो कि जिससे आप वंचित रहे, उससे वंचित रहे। और ये जो है, और मैं आज जब सिविल सर्विसेज में ना जा पाया, सिविल सर्विसेज में ना जाने के बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया, तो सबसे पहले मैंने दिमाग में ये बनाया कि जो समस्याएं मेरे सामने थी वो मैं अपने आने वाली पीढ़ी के सामने, बच्चों के सामने, या जिस क्षेत्र में रहूँगा उस क्षेत्र में वहाँ के जो सामाजिक परिवेश के जो बच्चे हैं ऐसे हैं जिनके पास समस्याएं हैं, उनके पास पढ़ाया हूँ। उसमें अधिकांश बच्चे जिन्होंने जाग्रफी ली है आज भी जो नॉन सिलेक्टेड हैं वो भी एग्जाम के दौरान मुझसे जो है जरूर मार्गदर्शन लेते हैं, और कोई दिक्कत होती है तो तुरंत निसंकोच मुझसे मिलते हैं। तो मतलब लीग से हटके भी आप उनकी पूरी मदद करते हैं? पूरी मदद मैं करता हूँ। पूरी मदद करते हैं। तो आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आना और जहाँ पे आप तैयारी कर रहे थे वहाँ पे जाना, दोनों में से आपको क्या लगता है कि यहाँ भी आने के बाद आपको कोई किसी तरीके का कोई वो मतलब ग्लानि है या इस तरीके कुछ नहीं? पहले स्टार्टिंग में था कि जब ये लगता था कि मुझको अपने एजुकेशन लेवल से नीचे आकर के पढ़ाना पड़ रहा है, तब थोड़ा सा सफोकेशन होता था। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये एहसास किया ये प्लेटफार्म तो मेरे लिए और ही बड़ा है, यहाँ तो मैं पूरे समाज को जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, यहाँ के जो ऐसे बच्चे हैं जो हैंड टू माउथ गार्जियन के बच्चे हैं, उनको मैं सही दिशा दे सकता हूँ, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने प्रयास कर सकता हूँ। और वो मैंने किया। और अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग चलाई गई, तो उसको भी मैं पूरे मनोयोग से लग करके अपने विद्यालय पे लाया। अच्छा। और विद्यालय पे ला करके, और स्थिति यह है नीट और जेई दोनों की कोचिंगें मेरे विद्यालय पे निःशुल्क चलती हैं, और जो विद्यालय के बच्चे हैं उनको भी, जो विद्यालय से पढ़ करके निकले हैं उनको भी मैं अपने यहाँ एनरोल करवा करके शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। अभी इस वर्ष मैं CDO महोदय से मिल करके मैंने कहा, सर ऐसे भी बच्चे हैं जो मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, सामाजिक स्थिति नहीं है, उनका प्रयास है कि हम इंटर लेवल से या ग्रेजुएशन लेवल के बाद भी ऐसा कोई जो है कोर्स करके और वनडे एग्जाम दे करके हम अपनी जीविका चला सकें। तो उसके लिए भी मुझको प्लेटफार्म दीजिए। और CDO महोदय ने मेरा पूरा सहयोग किया। वो हमारे विद्यालय में वनडे कोचिंग क्लास चलवाए जो आज चल रही है। अच्छा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो योग्य बच्चे हैं जिनके अंदर मैं पोटेंशियल देखूंगा उनको तैयार करके और उनकी जीविका निर्वाह करने में सहयोग करूंगा।
तो जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे जहाँ तक मैं जो आपकी बात है वो जान पा रहा हूँ कि वहाँ पे जाते तो आप अकेले अपने आप को अपग्रेड कर पाते, लेकिन यहाँ पे आने से आपके पास एक इतना बड़ा फील्ड मिल गया बच्चों का या पूरे समाज का, आपकी जिम्मेदारी मिली आपको कि आप यहाँ पे अपने साथ अपना तो जो आपने अपने को निखारा ठीक है, लेकिन उसके साथ बच्चों को भी आप मतलब उनको निखार सकते हैं। और एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे आप काम भी कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि अलग अलग फील्ड में आप कोचिंग का काम करवा रहे हैं अपने स्कूल में, जो बेहतर सुविधाएं हैं ला रहे हैं। तो ये सब करने के बाद आपको क्या लगता है कि आप अपने इस जो अपनी लाइफ है या शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी ज़िंदगी है, जितना टाइम आप दिए हैं और दे रहे हैं, इससे संतुष्ट हैं, या कोई और टीस आपके मन में रहती नहीं कि नहीं नहीं, अगर ये एक और चीज़ हो जाती, ये हो जाता तो बहुत अच्छा रहता? निश्चित रूप से हम्म। मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। जो बात आप कह रहे हैं कि हो सकता है सिविल जॉब में जाने के बाद हम्म। मैं अपने क्षेत्र से, हम्म। जिस क्षेत्र का मैं हूँ, हम्म। उस क्षेत्र से दूर कहीं काफ़ी दूर जा करके सर्विस करता। हम्म। वहाँ केवल मेरी पहचान मुझ तक केवल रहती ओके। कि विनोद प्रकाश वर्मा एक आईएएस हैं या पीसीएस हैं। हम्म। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में रह करके हम्म। मैंने ये एहसास किया हम्म। कि जो कार्य मैं यहाँ कर सकता हूँ हम्म। अपने समाज के लिए, हम्म। शायद उस क्षेत्र में जाकर के मैं नहीं करता था। ओके। तो आपको मतलब ऐसा कुछ है कि समाज के लिए कोई ऐसा संदेश आप देना चाहते हैं कि भाई जैसे बच्चे नए नए बच्चे जो हैं आजकल, नई उम्र के बच्चे जल्दी ऊब जाते हैं किसी काम को करने में, उनको उबन होने लगती है कि यार हमने इतना मेहनत किया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो उसको वो उम्मीद छोड़ देते हैं। मैं उन बच्चों से ये कहूँगा कि जैसे कंपटीशन की दुनिया में भी हम्म। 3 तरीके के लोग होते हैं। अच्छा। एक, जिनके माता पिता उच्च पदों पे हैं, हम्म। उनकी गाइडलाइन भी स्टार्टिंग से रहती है, हम्म। टारगेट का सिलेक्शन भी स्टार्टिंग से हो जाता है, हम्म। सारी सुविधाएं उनको मिल जाती है, वो कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे जो मिडिल वर्ग के हैं, हम्म। उनकी स्थिति ये रहती है कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं रहता है, वो स्वयं हाथ पांव मार करके तैयारी करते हैं और उनको ज़्यादा समय लगता है। कुछ ऐसे हैं हम्म। जिनकी परिस्थितियां इतनी मजबूर कर देती हैं कि उस क्षेत्र में जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं, जो मध्यम वर्ग है, हम्म। उसको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आपके सामने प्रतियोगिता रूपी सैलाब है हम्म। जिसको पार करना है। हम्म। आप ये मान के चलिए, आपके पास अपना स्टीमर नहीं है कि आप पार कर सकें, हम्म। जिसके अंतर्गत पहली श्रेणी वाले आते हैं। हम्म। हम्म। आप उस श्रेणी में आते हैं कि जहां आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा, उसका लाभ लेकर के हम्म। आप जिस तरीके से एक नदी के किनारे रहने वाला व्यक्ति, हम्म। अगर उसको पहचान है कि हम्म। कौन सी लकड़ी हल्की होती है, हम्म। उसका जो है छोटा सा, उनको कलेक्ट करके छोटा सा नाव बना करके हम्म। अगर प्रयास करना चाहेगा तो वो भी पार हो जाएगा, लेकिन उसको समय लगेगा। आप उस कैडर में हैं, हम्म। उस कैडर में भी नहीं हैं कि आप के पास इतना किराया हो हम्म। कि जो प्राइवेट स्टीमर हैं हम्म। वो आए, हम्म। उस पर किराया दे कर जाए। हम्म। उसमें तो मध्यम वर्ग आते हैं, हम्म। आप तीसरे में हैं। हम्म। मध्यम वर्ग में भी पूरे किराए, पूरे स्टीमर का आप किराया नहीं दे सकते हैं। हम्म। जब तक स्टीमर में पूरे तरीके से हम्म। स्टीमर भरेगा नहीं, तब तक वो जाएगा तब नहीं। तक वो पार तब तक करेगा आपको नहीं, वेट करना है, वेट करना है। हाँ, तो सही आपका है। टाइम लगेगा। सही है। आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा इसका मतलब है आपको धैर्य। हाँ। इसके लिए जरूरी है आप दृढ़ संकल्प हों अपने लक्ष्य के प्रति, आपके अंदर आत्मविश्वास हो कि अगर कोई कर सकता है तो इस कार्य को मैं भी कर सकता हूँ। हम्म। समय लगेगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ असंभव कुछ नहीं है, हम्म। थोड़ा कठिन है। उसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना है। धैर्य
अगर आपके पास धैर्य है, साहस है, निर्भीकता है और कठोर परिश्रम कर रहे हैं, लक्ष्य की तरफ आप एक दृढ़ संकल्प हैं, तो आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि गुरुओं की वाणी है। अब गुरुओं की वाणी में गुरु जी ने एक बात कही जो कि मतलब सभी को ये याद रखने वाली बात है कि एक स्टीमर में जब तक पूरे यात्री भरेंगे नहीं तब तक आप जा नहीं सकते। तो ये कितनी बहुमूल्य बात है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि गुरु जी ने बताया कि एक मिडिल क्लास का आदमी या उससे नीचे का आदमी, उसको दूसरे के सहारे, दूसरे के संसाधनों पे जाना है, तो उसको निश्चित रूप से तब तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए टाइम अगर लग रहा है तो गुरु जी का कहना है कि टाइम को लगने दीजिए, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए और निश्चित रूप से आप पार कर ले जाएंगे, निश्चित रूप से पार करेंगे। हाँ। सर, आप जैसे आजकल के बच्चों को कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं, जैसे मैंने देखा है, सुना है, न्यूज़पेपर में आता है या टीवी में देखने को मिलता है कि तैयारी के दौरान बहुत सारे बच्चे हैं कि उन्होंने तैयारी की, पता नहीं मतलब इंटरनल कोई वजह होती है या क्या कारण उनके पीछे रहते हैं कि कई सारे बच्चे, माँ बाप उनको पाल के 20-25 साल तक पालते हैं, बड़ा करते हैं और वो तैयारी करने जाते हैं और कुछ कारणों की वजह से, कुछ अनजान कारणों की वजह से जो समाज में सामने नहीं आ पाता, वो कई सारे देखने में आता आत्महत्या कर लेते हैं या किसी तरीके से विरक्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि इस तरीके से मतलब उनको अपने जीवन को ख़त्म करने का अधिकार नहीं है, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप जिससे इस चीज़ को रोका जा सके या कम किया जा सके? मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे के माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। वो कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्थान पे जाए, लेकिन अगर किसी कारणों से अगर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो उनको जो है कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। ओके। और भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में वो अपने प्रतिभा ताकत का, अपने प्रतिभा का हाँ। प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हार नहीं मानना चाहिए, जीवन अनमोल है। कभी भी कोई भी बच्चा आत्महत्या करने के बारे में तो सोचे ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो उस फील्ड में निराश हो गए कि उसमें नहीं उनको मतलब सफलता मिल रही है, तो क्षेत्र बहुत सारे खुले पड़े हैं। क्षेत्र बहुत सारे खुले जरूरी हुए नहीं हैं। कि उनकी प्रतिभा जो है उसी में काम आ रही है, उनकी प्रतिभा हो सकता है किसी और फील्ड में अमूल्य हो, तो आप अपनी प्रतिभा को उस क्षेत्र में ले जाइए, उस क्षेत्र में लेके जाइए और वहाँ पे सफल होइए। जिसे मैं खुद सोच रहा था कि मुझको सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन दूसरा विकल्प मुझको एजुकेशन लाइन में मिला। यहाँ भी मैं सम्मान की जिंदगी जी रहा हूँ। बिल्कुल। इसके बाद भी मेरे अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा थी कि मैं संगीत की दुनिया में भी जा सकता था। अच्छा। और संगीत की दुनिया में जाने के लिए मैंने प्रयास भी किया, म्यूजिक सीखने का प्रयास किया। संजोग से उसी दौरान मेरा सिलेक्शन हो गया बीएड में। मुझको बीएड ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। वहाँ से मेरी दिशाएं बदल गई। और इंटरव्यू के दौरान भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक अचला खन्ना जी ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव सरिता यादव जी ने मेरे सामने प्रश्न रखा कि वर्मा जी, आप इस क्षेत्र के अलावा भी और कोई क्षेत्र आप चुनना पसंद करेंगे? कोई आपकी अलग हॉबी है? मैंने कहा मेरा एक हॉबी है संगीत, मैं एक गायक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वोकल या म्यूजिकल? मैंने कहा वोकल। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चाहे पुराने गायक हों चाहे नए गायक हों, उनके गीतों को मैं सफलतापूर्वक आवाज़ दे सकता हूँ। अगर मुझको इस क्षेत्र में सफलता ना मिली होती तो शायद मैं संगीत की दुनिया में जा करके और अपना जीवन निर्वाह कर सकता था। इसलिए मैं कहता हूँ
कि कोई भी बच्चा अगर एक क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने उसके अंदर बहुत ऐसी छुपी हुई प्रतिभाएं दिया है जिसको वो जान नहीं पा रहा है। अगर वो उसको अगर एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा प्रवेश मिलेगा तो प्रतिभाएं खुद निखर के सामने आ जाएंगी और उसका लाभ उसको मिलेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आप संगीत के क्षेत्र में वोकल लाइन में जाना चाहते थे, गायक के तौर पे आप अपनी लाइफ को शुरू करना चाह रहे थे, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि कुछ गुनगुनाएंगे? कोई गीत गुनगुनाना चाहेंगे आप? आपकी गरिमा जो है वो काफ़ी, देखिए शुरू से कहा गया है कि जो है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, तो आप गुरु की पदवी पे हैं। तो मैं छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हाँ, आप ये आप जो कह रहे हैं कि हाँ पद की कुछ गरिमा होती है जहाँ जाकर के आदमी बहुत सीमित दायरे में उसको रहना पड़ता है, उसकी सीमाएं होती है जिस सीमाओं को क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ प्रतिभा है तो अगर आप उसको एक प्लेटफार्म पे नहीं लाते हैं तो भगवान की दी हुई प्रतिभा का अपमान है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको अपमान करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। या कुछ सोच करके ऊपर वाले ने आपके अंदर वो प्रतिभा डाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये कतई नहीं चाहते हैं किसी के अंदर समाज सुधार के गुण हों और वो ये कमरे के अंदर पैक होकर के रहे। उसको समाज में निकलना चाहिए और वो अपने कार्य को करना चाहिए। बहुत गूढ़ बात कही आपने। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ लाइनें हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं जो आपको सबसे प्रिय लगता हो या आप आमतौर पे गुनगुनाते हो। अब आप किसी गायक का नाम बताइए, जो है पुराने गायक का या नए गायक का। नहीं, उसकी आप चंद लाइनों हम जैसे हम उसकी तो चंद चाहेंगे लाइनों में पुराने दोहराऊंगा। पुराने गायकों में से आपको जो सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा गायक हो, उसकी जो अच्छी लाइनें हों, अच्छे गीत हों, उनमें से चुन के आप खुद ही अपनी मर्जी से कुछ गुनगुनाएं। देखिए, मैं मुकेश जी की लाइनों को दोहरा रहा हूँ। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मैं ताली बजाना चाहता हूँ, लेकिन ये मंच ताली का नहीं है, मैं ताली नहीं बजाऊंगा। लेकिन आपने बहुत ही, मतलब आपका स्वर जो है वो अमृत के समान है। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में गए होते तो निश्चित रूप से जो आप कर रहे हैं, जो सोचा था आपने, वो मकाम हासिल करते। और ये तो रहा हम्म मुकेश का। हम्म। और किशोर के भी गाने मैं आपको सुना दूं। किशोर कुमार का। किशोर दा का भी, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ में संवारूं, तेरी मांग में सजा दूं। तेरी जुल्फ में संवारूं, तेरी मांग में सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छी लाइन है आपने गुनगुनाई। देखिए, दो तो हो गए हम्म। और तीसरा शायद उस समय जो है, अगर संगीत की दुनिया में तहलका मचाने वाला कोई था तो मोहम्मद रफ़ी जी थे। क्या उनके बात भी है। एक कुल एक कपलेट आपको मैं सुनाऊंगा।
वो गाना है, खैर उसको भी जो है बाद में। चलिए। और नए देखिए, हम्म। नए गायकों में, नए गायकों को भी आप मतलब नए गायकों की भी मैं टच करता गुनगुनाते हूँ। हैं? अच्छा। जैसे मिले कब कहाँ, कितने लम्हे गुजारे, मैं गिन गिन के वो सारे पल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ, न पूछो मेरे बेकरारी का आलम, न पूछो मेरे बेकरारी का आलम, मैं रातों को करवट बदल लिख रहा हूँ। क्या ये बात हैं है! कुमार सानू जी के। बहुत खूब, बहुत हाँ। खूब, बहुत अच्छे। तो सर, जैसा आपने बताया कि आपके अंदर प्रतिभाएं तो कई सारी हैं, लेकिन अभी आपने जो है जिस फील्ड में है वो देश की नींव को मजबूत करने का काम आप लगातार कर रहे हैं और पूरा सहयोग बच्चों को दे रहे हैं। यही एक जगह है जहाँ से हमारे देश के लिए जो जवान निकलते हैं या बच्चे निकलते हैं उनकी नींव वहीं से मजबूत की जाती है, जिस पे आप लोग काम करते हैं। तो गुरुओं की महिमा तो देखिए शुरू से बहुत बड़ी रही है और उनके लिए सब बच्चे, समाज के सभी लोग एक बराबर रहे हैं कि आप जो चाह रहे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा रुकावट है कहीं? हाँ, रुकावट है। तो चाहे कह लीजिए शासन की नीतियाँ कह लीजिए, हम्म। चाहे समय की मांग कह लीजिए, आज का सिलेबस इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, हम्म। जो बच्चे जिस क्लास में हैं उस लेवल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें जब बच्चा जाता है तो उसको एक अधूरे सिलेबस का ज्ञान रहता है। अच्छा। मैं ज्योग्राफी के अंदर भी देखता हूँ कि पहले का जो पाठ्यक्रम होता था वो एक सिस्टमेटिक होता था, हम्म। आज वो देखने को नहीं मिलता है। हम्म। आज पाठ्यक्रम को तोड़ करके निरुद्देश कर दिया गया है। ओके। हाँ, तो ये मतलब एक पीड़ा है आपके मन एक में पीड़ा है ये, कि ये जो है क्योंकि दिक्कत है। बच्चा हाई स्कूल लेवल में, इंटर लेवल में जिन चैप्टरों को नहीं पढ़ता है, हम्म। जब कंपटीशन की दुनिया में जाता है हम्म। तो उनको नए सिरे से पढ़ना पड़ता है, उसमें भी उसको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। अगर वो कमी दूर कर दी जाए तो शायद बच्चों के लिए उसका सकारात्मक लाभ मिलेगा। तो जैसे इतनी देर बातचीत के दौरान हमने बहुत सारी बातें आपसे की, बहुत सारे सवाल हमारे थे, आपने बहुत सारे जवाब दिए। कुछ ऐसे जवाब भी आपके हैं जो मैं कहूँगा कि उसको लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, और अगर वो उसी पर्टिकुलर एक लाइन को पकड़ लेंगे तो शायद अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कोई ऐसा चीज़ आपके मन में है जो चाहते हैं आप कि मैं बताऊं, अपनी मर्ज़ी से आप बताना चाहते हैं कुछ जो मैं नहीं पूछा हूं आपसे या नहीं जान पाया हूं? तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे? कोई ख़ास इंसिडेंट, कोई ख़ास ऐसा आपके जीवन का जो है अहम, या ऐसा कोई क्षण रहा हो जो आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित कर दिया हो या बदल दिया हो बिल्कुल? आज जो समाज की मांग है, जिसको पूरा करने का दायित्व एक शिक्षक का होना चाहिए, हम्म। सामाजिक समरसता, मैं देख रहा हूँ, चाहे वो राजनीतिक हित हो, हम्म। चाहे समय के मांग हो, समाज में ऐसी विकृतियां पैदा होती जा रही हैं हम्म। कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से नफरत करता जा रहा है। नफरत करने के पीछे कुछ लोग इस साजिश से कामयाब हो रही हैं। हम्म। हम यही चाहेंगे हम्म। कि हमारा समाज उन साजिशों से बचे
और समाज में समरसता को बनाए रखें। तभी हमारा देश आगे जाएगा, तभी हम अपने देश के होनहार बच्चों का भविष्य निर्माण कर पाएंगे और वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। आज स्थिति क्या है, उनको गलत रास्ते पे ले जाने वाले समाज में आपको ऐसे मिलेंगे। उनकी पहचान करनी है, पहचान करके उनसे दूर रहना है। अगर उनको हम हटा नहीं सकते हैं तो उनसे दूर रहना है। बहुत अनमोल बात आपने कही है साहब, कि सामाजिक समरसता देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। तो ये आपका मतलब एक आखिरी संदेश समाज के नाम से है कि समरसता को बनाए रखें, एक दूसरे से घृणा का जो माहौल है उसको ख़त्म हाँ, करें उसको ख़त्म करें और एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत टाइम लिया, और मौका रहा तो फिर आपसे हम दोबारा कभी मुलाकात ज़रूर करेंगे और फिर आपसे चर्चा करेंगे। आपकी बातें काफ़ी अनमोल रहीं और फ्यूचर में हम फिर से कोशिश करें कि बच्चों के लिए दोबारा से बात की जाए, कुछ नई चीज़ें आपसे फिर से सीखने को मिलेंगी, कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।